डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये 7वां लेसन है आपका। इसके जो बीच वाले चैप्टर हैं वो हटाए गए हैं आपके सिलेबस से। तो अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। उत्थान में से उनका विकास हुआ, कैसे वो राज्य बने, नए नए शहरों का विकास हुआ और कब वो नष्ट हो गए। इस उठापटक के बीच में ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म में के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरी तरह से समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने नियम बना रखे थे वो बहुत ही जटिल थे, जिन्हें आम लोगों के लिए मानना बहुत मुश्किल था। इसलिए वे कई असमान वर्गों में भी विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, मतलब कि अपना खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करती थी। तो कुछ जनजातियों के लोग जो थे वो शिकारी थे, संग्राहक थे या फिर पशुपालक यानी कि पशु पालते थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। खानाबदोश आपको पता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी कि वो परमानेंट एक स्थान पर नहीं रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे जगह पे घूमते थे। और जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों में उनका टकराव हो जाता है। जब कोई दो आपस में ज़्यादा शक्तिशाली टकरा जाते थे तो आपस में उन जातियों में क्या है, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। कई मायनों में इन जातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अब जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातीय जातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक और मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, यानी कि जो पिता की दादा के वहाँ पे रीति रिवाज होते थे वो उसके पिता को, बेटे को मानने पड़ते थे और वही आगे पोतों को मानने पड़ते थे। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों के बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोमर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर ने बादशाह अकबर ने जो है मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तरी पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे और पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी।
उपमहाद्वीप से सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा में अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर आक्रमण किया था और उन्हें परास्त किया था। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वे पूरी तरह से उनके अधीन नहीं बनाए गए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था, यानी कि अपना गुलाम कर लिया था। और इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे और यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों में के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौड़ लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे घूमते रहते थे। खाना बदोश चरवाहे और अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध तथा अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेती हर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और बर्तन ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। विनिमय यानी कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को दे देना। और कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, यानी कि सामान को बेचते भी थे और खरीदते भी थे। धन्यवाद।